Don't forget to subscribe. नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 से रिलेटेड साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। अपन ने अधिगम टॉपिक की 3 क्लासों में 54 क्वेश्चंस सोल्व कर लिए थे। आज मैं उससे आगे की क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अपन 54 से आगे का 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 55 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया था। ये एक विधि का शीर्षक है, ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है डेलार्स कमीशन। कौन से कमीशन ने दिया था? डेलार्स कमीशन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, 56 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं और उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहाँ दिए गए, इंगित किए गए कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है? नहीं वर्ड को क्या करना है, या तो अंडरलाइन करना है या किसी गोले में बंद कर लेना। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद किसने दिया था? वॉटसन और गुथ्री ने दिया था, सही है। फैकल्टीवादी मनोवैज्ञानिक, फैकल्टी मनोवैज्ञानिक वुल्फ और रेट ने दी थी, सही है। गेस्टोल्ड मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, नहीं, गेस्टोल्ड मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दी थी। गेस्टोल्ड में तो कोहलर, वर्तिमर और कोफका थे। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, और जो गलत है वही अपना आंसर चूज करना। तो इसका राइट आंसर हो गया सी वाला। 4 नंबर ऑप्शन देखो, पुनर्बलन, हेल और स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत हेल ने दिया था, और पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, 57 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़ों को दिखाया गया है। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। जो सही नहीं है वो अपन को इंगित करना है। देखो, अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत वुल्फ और रेट नहीं था। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत वुल्फ और रेट नहीं था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्तिमर और कोहलर था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक व अन्य था। और पुनर्बलन सिद्धांत हेलो और स्किनर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखो, 58 नंबर का क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। नहीं पूछा है, तो कौन सा शैक्षिक महत्व नहीं होगा? स्मरण शक्ति में कमी, स्मरण शक्ति में कमी करना थॉर्नडाइक के प्रभाव का शैक्षिक महत्व नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, 59 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक है। सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पेस्ट नियम था, तत्परता का नियम, दूसरा नियम था अभ्यास का नियम, और तीसरा नियम अपने पास था प्रभाव का नियम। कौन सा नियम दिया था? तीसरा, प्रभाव का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, 60 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, हल्का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? CS हल्का जो सिद्धांत था वो किस प्रक्रिया से संबंधित था? तो CS हल ने सिद्धांत दिया था सबलीकरण का सिद्धांत, और बी ऑप्शन में है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, 61 नंबर का क्वेश्चन है कि चिंपांजी, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक है। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो कोहलर, गेस्टोल्डवादी थे ये सारे। वर्दिमर, कोहलर और कोफका। वर्दिमर गेस्टोल्डवाद का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कोहलर थे, उन्होंने क्या किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पे अपना परीक्षण किया था। और कोफका ने क्या कर दिया था? लास्ट में उस पर एक किताब लिख दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, 62 नंबर का क्वेश्चन है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक भी कोहलर ही थे, जिन्होंने चिंपांजी पे क्या किया था? प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखो, 63 नंबर का क्वेश्चन है, कोहलर ने अधिगम संबंधित प्रयोग किया था। कोहलर ने अधिगम संबंधित प्रयोग किस पे किया था? चिंपांजी पे किया था, जिसका नाम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है अपने पास, गेस्टोल्ड का अर्थ है। गेस्टोल्ड का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ का जो जितना भी वातावरण है वो पूरा वातावरण देख के उसका प्रयोग करके और फिर उस पर मनोवैज्ञानिक रिसर्चेज करना। तो चारों ओर का क्या आंसर हो गया? पूर्ण आकार। तो गेस्टोल्ड का सही आंसर है पूर्ण आकार। अगला क्वेश्चन है अपने पास 65 नंबर, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं? ये कौन सा मनोवैज्ञानिक ने बताया था? फ्राइड ने बताया था। और फ्राइड यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो फ्राइड का सिद्धांत कौन सा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 66 नंबर का क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उनका भंडार ग्रह कौन सा हो जाएगा? ईदम। अगला क्वेश्चन देखो, 67 नंबर का क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। अभी मैं बता रहा था मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? फ्राइड है। सिद्धांतों के जो प्रवर्तक हैं
उनको मोस्टली याद कर लेना, क्योंकि वो प्रवर्तक सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल माना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त का मतलब देख कर सीखना, तो देख कर बालक कौन सी अवस्था में सीखता है? 7 से 11 वर्ष के बीच में। ठीक है, 11 वर्ष के बाद बालक को अपन कुछ कल्पनाओं में लेके जाते हैं और कल्पनाओं में अमूर्त रूप देना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कौन सा रूप देना स्टार्ट कर देते हैं? अमूर्त रूप देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे किसी बालक को 11 अवस्था तक बोल दिखाएंगे तो वो बोलेगा कि बोल, लेकिन 11 अवस्था के बाद यदि बालक को बोलेंगे कि बोल, तो उसके दिमाग में बोल की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जो दिमाग में स्ट्रक्चर बनी वो क्या हो गई? अमूर्त कल्पना। और जो अपन सामने से दिखा रहे हैं वो कौन सी हो गई? मूर्त कल्पना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 69 नंबर का क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन पर या अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाओं और समस्या समाधान किस अवस्था में करना लग जाता है? अभी बताएं कि भाई अमूर्त स्तर पर चिंतन कौन सी अवस्थाओं में करना स्टार्ट कर देता है? तो वो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है अपने पास 70 नंबर का क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो संज्ञानात्मक बाल विकास की प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी और वो चारों अवस्थाएं यहाँ 60 नंबर की क्वेश्चन में दी हुई है। फर्स्ट अवस्था थी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 71 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। चिंतन कौन से अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करना स्टार्ट कर देगा? चिंतन करना स्टार्ट कर देगा। जीन प्याजे है, उसका एक क्वेश्चन रीट 2025 के पेपर में आना 100% श्योर है। तो कम से कम जीन प्याजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या उसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, उन अवस्थाओं को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये अपने अधिगम के 71 क्वेश्चंस थे जो अपन ने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि लगभग इन्हीं में से क्वेश्चंस पुट अप हो जाए एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।